केंद्र के एनडीए सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली सुविधा का जानकारी एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा के डॉक्टर पवन पांडे ने आज मानगो आजाद नगर में सभी को दिया। इस दौरान काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक के लोगों ने उपस्थित, सभी ने इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अरे वो आदमी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला। प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? वही है। कौन नाम? ज्योति बसु। क्योंकि हम तीन चार पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ, हम 3-4 लोग को मानते हैं। एक चंद्रशेखर जी, एक ज्योति बसु, एक हम पवार साहब को मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि इन लोग के अंदर एक क्षमता है। नीतीश जी को हम मानते हैं, सुशासन। आज देखिए, आज बिहार को हम लोग नहीं जा पाते थे, आज जा रहा है लोग। आज ज्योति बसु जी का देन है कि आज बंगाल में उस समय मेट्रो चला, देश में नहीं था। आज जितना सस्ता चीज आज बंगाल में आपको मिल जाएगा, एक सोच होता है नेता का, ठीक है। लेकिन आपको, आपका अंदर ये क्षमता तो आनी चाहिए कि भाई आप सही को जब सही बोलते हैं तो गलत को गलत कौन बनेगा? सही बात। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर पवन पांडे जी। आज क्या वार्ता हुआ इनका, जो अभी हज को लेके उन पे हम जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब बताइए क्या वार्ता हुआ आजाद नगर जो बैठक हुआ, उसमें क्या हुआ, कौन? नहीं, आज हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर हुसैन और मोहम्मद रिजवान की अध्यक्षता में आज वहाँ हम लोग एक बैठक का आयोजन किए और हम लोगों ने ये वहाँ बताने का प्रयास किया कि अल्पसंख्यक के हितों के लिए हमारी एनडीए की केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसको बताने की आवश्यकता है। जबकि सरकार जो है वो सबको साथ लेके चल रही है, सबके हित में काम कर रही है। और अभी आप लोग एक मामला देखें जिसकी जानकारी मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नहीं है, तो हम लोगों ने उसको समाज में देने का एक कार्य किया। हम लोगों ने आज बैठक करके वहाँ के सारे बुद्धिजीवियों को ये मैसेज देने का काम किया कि देखिए अभी क्या हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट ने, वहाँ के गृह मंत्रालय ने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, विधि व्यवस्था को देखते हुए हज यात्रा को लेके बहुत सारे देशों को वहाँ बैन किया कि भाई आपके यात्री यहाँ नहीं आ सकते हैं। उसमें भारत भी शामिल था। लेकिन जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को मालूम चली तो उन्होंने खुद से पहल किया और बात की, और उसका परिणाम ये निकला कि सऊदी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ भारत को उस सूची से बाहर किया बल्कि 10,000 अतिरिक्त हज यात्रियों को उसमें शामिल किया। तो आप समझिए कि जो 2014 में जो हज यात्रियों का जो कोटा था लगभग 1,60,62,000 के करीब में, आज वो बढ़ के 1,75,000 के करीब में चला गया है। तो इन बातों को भी तो मीडिया के जरिए हम लोग लाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप किन्हीं के बातों को गुमराह ना हो, आप तथ्यों को देखें, आप डेटा को देखें, आप सही न्यूज़ को देखें, सही बात की आपके पास जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेने का अधिकार तो आपको है, आप लीजिए निर्णय। पूरे देश में फोटो लेके हलचल मचा हुआ है, इसमें क्या रहा है? देखिए, कोई भी जो कानून बनता है, कोई भी कानून जो की प्रक्रिया होती है, और जो भी कानून बना है वो आप देखेंगे कि संसद के द्वारा नियमावली को ध्यान में रखते हुए सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए बना है। अब पक्ष और विपक्ष का काम है, आपके एक नीति का विरोध करने विपक्ष का, वो कर रही है, लेकिन इसको जनता में बंटवारे तक नहीं पहुंचा देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि आम जनता जो है वो इस बात को नहीं ध्यान दे रही है कि अगर आपका जो विरोध है वो सरकार के अगर आपको कोई नीति खराब लग रही तो सरकार की नीति का विरोध करिए। अगर आम मानव, आम जनता, आम भारतीय एक दूसरे भारतीय का इसलिए विरोध करेगा कि संसद में एक कानून बना है और वो कानून से मैं खुश नहीं हूँ, मेरे संप्रदाय के कुछ लोग खुश नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम दूसरे धर्म के लोगों पर हम किसी तरह से गुस्सा हो जाए, किसी तरह का कोई कार्य कर दे, ऐसी बाधा उत्पन्न करे जिससे कि आपसी जो भाईचारा है, आपसी तालमेल बिगड़े, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। बांग्लादेश और मुर्शिदाबाद काफी बेगुनाह मारे भी जा रहे हैं, इसमें सरकार को क्या ख्याल में लेना चाहिए?
देखिए सरकार को तो मुझे लगता है कि अविलंब केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के अंतर्गत वहाँ का गृह मंत्रालय आता है और केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकती है। जब तक वहाँ अगर राष्ट्रपति शासन लगता तो हम लोग एनडीए वाले लोग जिम्मेवार होते। वहाँ तो ममता बनर्जी जी की मैंने सरकार आपको है। लग रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन जरूरी है? देखिए, जब अगर राज्य की सरकार हालात को नहीं नियंत्रण कर पा रही है, लोग लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से इस प्रकार लड़ते जा रहे हैं कि आने वाले दिन में फिर अच्छा जब शांति की स्थिति बहाल होगी तो लोग एक दूसरे पे विश्वास तो खो चुके होंगे, फिर वहाँ के लोग रहेंगे कैसे? तो हमारा ये कहना है कि कानून व्यवस्था कर क्या रहा है वहाँ पे? तो आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए दिया जाता है ना, कानून व्यवस्था की रक्षा करने के लिए दी जाती है ना। अगर आप उसमें निष्क्रिय हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे तो गलती किसकी है? माने आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग को बैठकर समझाना चाहिए इस तरीके से क्या कानून में नया बदलाव लाया है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इस पर ये करना चाहिए वहाँ की राज्य सरकार को कि भाई जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, जो भी प्रदर्शन है, जो आप अगर खुश नहीं है, तो आप संवैधानिक तरीका है ना, भारत में हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। आपको किसी भी चीज़ में अगर किसी तरह की आप सहमत नहीं है, तो आप असहमति जताने का तरीका दिया गया है। आप असहमति जताइए, तरीके से जताइए। लेकिन वहाँ की राज्य सरकार को हम लोग देख रहे हैं कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो बहुत बड़े उसके पक्षधर हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि अगर सरकार की ओर से उस तरह की बयानबाजी ना होती राज्य सरकार की ओर से, तो उतना जो दिखने को मिल रहा है वो नहीं दिखता। वो लोग को समझते हैं चीज़ों को, लेकिन उनको भी लग रहा है कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जो बड़े ज़िम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। क्योंकि आपके बोलने से बहुत समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, लोग उग्र हो जाते हैं, लोग शांत हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि लोग उग्र हो जाएँ। डॉक्टर उपस्थित थे और क्या इसका निर्णय निकला, निष्कर्ष निकला? किन मुद्दे पर नहीं, वार्ता हम हुआ? हम लोग तो बेसिकली पढ़े लिखे नौजवानों के बीच में जाते हैं, समाज के बुद्धिजीवियों को लेते हैं, बुजुर्गों को लेते हैं और बैठक ही करके हम लोग संवाद स्थापित करते हैं कि आपको कहाँ पे समस्या लग रही है। किसी भी क्या कोई ये से विरोधाभास हुआ वहाँ पे? नहीं, लोग देखिए कहीं आज जो भी बच्चे जो छात्र होते हैं वो जानना चाहते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि कुछ गलत लोग हम लोग से पहले पहुँच जा रहे हैं और वो अपने तरीके से अपने फ़ायदे को इतना तरीके से उसको बता देते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया और लोग उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना को भड़काने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिनको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। आपके अध्यक्ष प्रवक्ता भी यहाँ पे है, तो कैसे युवा को लेकर चलेंगे? क्या समझाएंगे? कैसे कहाँ से शुरू करेंगे आप? देखिए हमारे साथ बहुत सारे देश जो है आज़ाद हुए हैं, बहुत सारे देशों में डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ और विडंबना है कि आज भी हम लोग में इतनी क्षमता है हमारे देश में। हमारे युवा जो है देखिए आज जाके अमेरिका, जापान, जर्मनी हर जगह बड़े पद पर और उन देशों को आगे बढ़ाने में हमारे देश के युवाओं का हाथ है। तो क्या हमारा युवा अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकता? बिल्कुल बढ़ा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग ऐसे वातावरण को स्थापित नहीं कर पा रहे। आपसी तालमेल कहीं न कहीं हम लोग छोटी-छोटी बातों पर खो देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग इस तरीक़ा से नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोग को किस तरह की आने वाले दिन में किस तरह की चुनौती है। शिक्षा के स्तर को हम लोग को और कितना आगे बढ़ाना हो क्योंकि चुनौतियाँ तो बढ़ती जा रही है ना। तो उन चुनौतियों की तरफ देखने के बजाय हम लोग गलत दिशा में सारे के सारे लोग बैठ जा रहे हैं, देखने लग रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी पैदावार कितनी बढ़ रही है। हम कितने ऐसे चीज़ पैदा कर पा रहे हैं कि क्या विश्व हमसे लेगा। तो हम तो दूसरे को कुछ भी अपना देने के बजाय हम लेने वाले ज़्यादा बन रहे हैं। तो जो देश दूसरे से लेगा अपना कुछ दे नहीं पाएगा, तो धीरे-धीरे तो उसकी विकास की गति रुक जाएगी ना। ग्रीन सिटी या शांतिप्रिय सिटी है, यहाँ युवाओं में सांप्रदायिक मामला ना बिगड़े, ऐसा कुछ माहौल ना, क्योंकि पिछले दिन ऐसा मामला एक आया था प्रकाश में। उसके लिए आप कहाँ से युवाओं से शुरू करेंगे? क्या सर युवाओं को माइंड को डाइवर्ट करेंगे आप? देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आज हर युवा के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है, ये मोबाइल सबसे बड़ी शांति का भी बहुत काम कर सकता है और अशांति का भी बहुत काम कर सकता है। मुझे लगता है प्रशासन को इसमें बहुत सजग होने की ज़रूरत है। हो सकता है आजकल बहुत आसान है आईडी बदल के, चेहरा बदल के, कुछ भी करके और गलत बयानबाजी कर देना, कुछ किसी
को ये कर देना। और सबसे बड़ी देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारा शहर जो है, जमशेदपुर शहर जो है, शांति प्रिय तो है, ये छोटा इंडिया है। यहाँ इंडिया का हर कोने का लोग यहाँ मने है। अगर इंडिया को समझना है तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर में आके रहना चाहिए। और हम लोग इतने मिल के रहते हैं और इतने मने आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, जिसका कोई मने मिसाल ही नहीं मिल सकता पूरे देश में। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी भी तरीका से उत्तेजित होने से पहले हर युवा को थोड़ा-सा अपने दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत समझदार है, बहुत सोच के निर्णय लेने वाला युवा है जमशेदपुर का। वो समझता है, क्योंकि हर किसी का दोस्त जो है उसके धर्म का नहीं है, उसके जाति का नहीं है। यहाँ ऑलवेज हमारा जो दोस्त सबसे करीबी होगा, आप उसको पता कर लीजिए, अपने मोबाइल में आप नंबर चेक कर लीजिए कि अगर कोई भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले आप जाति वाले को, धर्म वाले को फ़ोन करते हैं कि अपने मित्र को करते हैं, और मित्र का कोई भी जात नहीं देखता है। तो हम लोग उस शहर में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को सिर्फ अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और फिर हमारा शहर अपने आप बढ़िया रहेगा। मैं डॉक्टर पवन पांडे, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपने झारखंड में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।